हाँ, तो हम बात कर रहे थे, पिछले क्लास में बात कर लिए थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तक और 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट तक। आज उसके आगे देखेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से प्रावधान किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक मामले देखेगी, और एक और नया निकाय स्थापित कर दिया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसका नाम हिंदी में कहते हैं नियंत्रक मंडल। उसका काम उसको सौंप दिया था कि वो प्रशासनिक एवं राजनीतिक मामले देखेगी। इससे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही दोनों काम देखते थे, व्यापारिक एवं प्रशासनिक दोनों मामले। लेकिन इसके माध्यम से क्या किया गया, इस एक्ट के माध्यम से 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कंपनी में द्वैध शासन यानी कि डुअल गवर्नेंस की स्थापना हो गया कंपनी में इस एक्ट के माध्यम से। अब जो है वहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामले और बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्रशासनिक एवं राजनीतिक मामले देखेंगे। तो ये था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसका ये मुख्य प्रावधान है। इसके आगे आते हैं नेक्स्ट प्रावधान, नेक्स्ट एक्ट कौन सा है, 1793 ईस्वी का चार्टर है। ये जो 1793 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट है, इस एक्ट का महत्व ये है कि इस एक्ट के माध्यम से जो कंपनी का अधिकार पत्र था उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ाने का एक क्रम शुरू किया यहीं से। जैसे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जब स्थापना हो करके उसको अधिकार पत्र दिया गया था भारत के साथ व्यापार करने का, तो इस एक्ट के माध्यम से वही अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया, उसी 20 वर्ष, और यहीं से सिलसिला शुरू हो जाएगा अधिकार पत्र को 20-20 वर्ष के बढ़ाने का। तो देखते हैं इसमें। तो 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट में ये प्रावधान है, पहला प्रावधान है कि इसके माध्यम से जो नियंत्रक बोर्ड के सदस्य एवं कर्मचारी थे उसके वेतन आदि या राजस्व वेतन आदि या कहे भत्ता वगैरह उसको भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया कि उसको भारत ये राजस्व से दिया जाएगा। यानी कि जो 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से नियंत्रक बोर्ड के कर्मचारी एवं सदस्यों के वेतन आदि भत्ते भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया इसमें। तो ये था इसका मुख्य प्रावधान। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट एक्ट की तरफ से, वो 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट है वो। इसके बाद आता है 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इस एक्ट में कंपनी के भारत के साथ व्यापार को छीना गया। इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि कंपनी जो थे, जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एक अधिकार था, वो सिर्फ और सिर्फ वही भारत के साथ या पूर्वी देश के साथ व्यापार कर सकती है। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया, और चाय और चीन एवं अफीम, चाय चीन एवं अफीम को छोड़ के बाकी सारा उसका व्यापारिक एकाधिकार भारत के साथ एवं पूर्वी देश के साथ समाप्त कर दिया। अब जब समाप्त कर दिया तो अब कंपनी पर क्या हो गया, अब अन्य ब्रिटिश नागरिक के लिए भारत के साथ व्यापार करने का दरवाज़ा खुल गया। तो इस एक्ट के माध्यम से एक और प्रावधान हो गया कि कंपनी के साथ या भारत के साथ व्यापार करने का क्या हो गया, अन्य ब्रिटिश नागरिक के लिए भी अनुमति मिल गई। इसके साथ साथ जो ईसाई पादरी वगैरह थे, जो ईसाई पादरी थे जो ब्रिटेन में धार्मिक प्रचार प्रसार करते थे, उसको भारत में आने की अनुमति मिल गई और भारत में धार्मिक प्रचार प्रसार वो कर सकते हैं। इस एक्ट के माध्यम से प्रावधान किया। तो इस एक्ट में क्या था, जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त और ब्रिटिश नागरिक हेतु भारत के साथ व्यापार खोल दिया और ईसाई पादरियों को भारत आने की सुविधा मिली। इस एक्ट में देखा जाए, यही 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में पाश्चात्य शिक्षा, जो भारत में पाश्चात्य शिक्षा के विस्तार के लिए, वेस्टर्नाइजेशन, भारत को वेस्टर्नाइज करने के लिए, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपया सैंक्शन किया गया भारतीयों पर खर्च करने के लिए, यही शिक्षा पर व्यय करने। तो इस एक्ट के माध्यम से भारत में शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु 1 लाख रुपया का प्रावधान किया गया। लेकिन कभी ये 1 लाख रुपया कभी व्यय किया ही नहीं गया। ये 1 लाख रुपया नाम का बस सैंक्शन किया गया, कभी इसको लागू नहीं हुआ, ये इसका उपयोग हुआ ही नहीं। और इसी 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही देखें तो इसी के माध्यम से क्या हुआ, 1834 ईस्वी में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई।
ये जो प्रथम विधि आयोग की था, सॉरी ये इसमें नहीं, ये तो हम 1833 ये अब आते हैं ये प्रावधान हो गए 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम का। अब आते हैं 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ये जो 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम है, इस अधिनियम का क्या विशेषता है? इस अधिनियम का विशेषता ये है कि जो कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार जिसको लगभग समाप्त ही कर दिया था पहले, इससे पहले का एक्ट के माध्यम से, अब पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार। अब कंपनी भारत में केवल और केवल ब्रिटिश सरकार की ओर से क्या करेगी? शासन करेगी, प्रशासन करेगी और कुछ नहीं करेगी। इसके अलावा इस एक्ट में और प्रावधान है, जैसे कि गवर्नर जनरल परिषद में इसी एक्ट के माध्यम से एक प्रावधान किया कि जो गवर्नर जनरल है उसके परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई, ताकि गवर्नर जनरल और या उसके परिषद में क्या हो सके, विधिक परामर्श हेतु या विधि को बढ़िया करने के लिए, बेहतर करने के लिए इसका किया जाए। इसी के यही एक्ट जो 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट के माध्यम से ही 1834 में क्या किया गया? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई और भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया और उसका समीक्षा करने के लिए ये समिति का गठन किया गया था। इसी एक्ट के माध्यम से 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया और 1843 ईस्वी में दास प्रथा को पूरी तरह से उन्मूलित कर दिया गया भारत। इसी एक्ट के माध्यम से 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से इसके धारा 87 के माध्यम से क्या किया गया? जो कंपनी के अधीन सेवाएं में जो भारतीयों का नियुक्ति किया जाता था उसमें भेदभाव होता था। पहले जन्म स्थान, मूल वंश, धर्म, रंग भेद, इस सब के आधार पर भेदभाव किया जाता, तो उसको इसी एक्ट के माध्यम से समाप्त किया गया कि आप इस आधार पर कंपनी के अधीन सेवाओं में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं ठहराएंगे, कि आप ये आधार मान के आप अयोग्यता नहीं देंगे, बल्कि और कोई आधार हो सकता है इस आधार पर। और ये देखिए इसी एक्ट के माध्यम से ये जो